हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हिमालय एजुकेशन हब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन चर्चा करेंगे सीयूईटी के बारे में। ठीक है, अपन देखेंगे कि ये सीयूईटी एग्जाम क्या है, सीयूईटी यूजी क्या है, सीयूईटी यूजी के थ्रू इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन कैसे होते हैं। यह जो सीयूईटी एग्जाम है यह एक जरिया है भारत के टॉप विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेने का। सीयूईटी एग्जाम जब से होने लगा है तब से ट्वेल्थ क्लास के परसेंटेज इतने मायने नहीं रखते जितना पहले रखते थे। आप सभी ने सुना होगा कि अगर किसी के 90% से कम आया तो उसका डीयू में एडमिशन नहीं हो सकता, डीयू के लिए वह एलिजिबल भी नहीं है। सुना है आप सबने ये बात? आपने सुना है कि 95% प्लस होंगे तो जेएनयू में एडमिशन होगा, बीएचयू में एडमिशन होगा, जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन होगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। बट अब ऐसा नहीं है। सीयूईटी एग्जाम आने के बाद में ट्वेल्थ क्लास में जिस बच्चे के 99% आए या फिर जिस बच्चे के 59% आए, उन दोनों का स्तर सेम है। अगर उनको डीयू में एडमिशन लेना है या फिर इंडिया के किसी और दूसरे विश्वविद्यालय के अंदर एडमिशन लेना है, क्योंकि अब डीयू में एडमिशन या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन अब सीयूईटी एग्जाम के थ्रू ही संभव है। जो बच्चा सीयूईटी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेगा उस बच्चे को अपना मन चाहा कोर्स, मन चाही स्ट्रीम उसको उस कॉलेज के अंदर मिलेगी, मन चाही उसको यूनिवर्सिटी मिलेगी, अच्छा उसको हॉस्टल मिलेगा। कोई जरूरी नहीं है जिस बच्चे के 99% आए वो कॉलेज के गेट के बाहर खड़ा होकर दावा करे कि मेरे 12वीं में 99% आए हैं, इसके तो सिर्फ 60% आए हैं, इसे कॉलेज क्यों दे दी? क्योंकि भाई इसने सीयूईटी के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब एडमिशन होंगे सिर्फ सीयूईटी के थ्रू। अब एडमिशन ऐसे नहीं होंगे कि आप 12th की मार्कशीट लेके आ गए, देखो साहब एक सीट हमें दे दो। चलो ठीक है गाइज, अपन बात करेंगे सीयूईटी के बारे में। ठीक है, इसमें अपन जानेंगे कि इसका एक तो सिलेबस क्या है, एक परीक्षा का मोड क्या है, ठीक है, कैसा एग्जाम का पैटर्न है। और बच्चों के काफी सवाल आ रहे हैं जैसे कि सर हमने अभी 10th की एग्जाम दी है तो हम सीयूईटी की तैयारी कैसे करें, या फिर सर हमें भी 12th क्लास में हुए क्या बोर्ड के साथ साथ में 12th बोर्ड के साथ साथ में हम सीयूईटी की भी तैयारी कर सकते हैं। ये सवाल, इसके अलावा कुछ सवाल ऐसे भी आ रहे हैं कि सर हमें 2 साल हो गई, 3 साल हो गई 12th किए हुए, लंबा एक गैप हो गया बीच में, तो हम सीयूईटी की तैयारी कैसे करें और क्या हम भी सीयूईटी के लिए एलिजिबल हैं, क्या हम भी इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम भी देश की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एक सीट हमारी कंफर्म कर सकते हैं क्या। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएगा। आप ये जो जितनी भी यूनिवर्सिटी के आप लोगो देख रहे हैं ये यूनिवर्सिटी मात्र और मात्र सीयूईटी एग्जाम में जो शामिल यूनिवर्सिटी में है उनका मात्र 10% यूनिवर्सिटी ही है। 250 से भी अधिक यूनिवर्सिटी जो इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, जिनका एनआईआरएफ रैंकिंग के अंदर हमेशा टॉप रैंक रहती है जिनकी, उन यूनिवर्सिटी में से कुछ एक यूनिवर्सिटी ये है जिनमें से कुछ यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो मैं आपके सामने ले देता हूं। एक बार मैंने थोड़ा बता भी दिया। इनमें अगर अपन देखें तो जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, आसाम यूनिवर्सिटी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है इसके अंदर, और इसमें राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा इसके अंदर इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया इसके अंदर है, द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी इसके अंदर है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इसके अंदर है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब इसके अंदर है, जेएनयू इसके अंदर है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो इस प्रकार की बहुत सारी जो विश्वविद्यालय हैं, बहुत सारी कॉलेज जो यूनिवर्सिटी हैं वो सारी की सारी सीयूईटी के अंदर आती हैं। ठीक, तो अब अपन देखते हैं सीयूईटी का एग्जाम मोड कैसा रहता है, किस प्रकार से इसका पेपर होता है। देखिए मोड ऑफ टेस्ट रहता है इसमें हाइब्रिड मोड। कुछ पेपर सीयूईटी के आपके कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, ठीक है, ऑनलाइन होते हैं, और कुछ पेपर जो है वो आपके ऑफलाइन भी होते हैं ओएमआर सीट पे। ठीक है, जिसमें आपको 4 गोले दिए हुए होते हैं ओएमआर के अंदर, वो आपको एक पेन से क्या करने होते हैं, उनको ब्लैक करना होता है। ठीक है, तो चलें, पहला पॉइंट हो गया अपना। दूसरा पॉइंट अगर अपन देखें तो टेस्ट का पैटर्न कैसा रहता है। ठीक, देखो भाई टेस्ट का पैटर्न रहता है एमसीक्यू वाला, ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न रहता है। ठीक, आपने अभी तक दिया है डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट, आपने तैयारी की है डिस्क्रिप्टिव की। ठीक है, क्योंकि आप फर्स्ट क्लास से लेके और 12th क्लास तक इतनी प्रैक्टिस एमसीक्यू की नहीं करते और ना ही आपको करवाई जाती है जितनी कि आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की करवाई जाती है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का मतलब है कि आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दे देंगे, उस क्वेश्चन का आंसर जो है वह आपको लिखना है। एक समय सीमा, एक शब्द सीमा होती है, उसके अंदर आपको वह उत्तर लिखना है, और आपने जिस प्रकार से वह उत्तर लिखा है उसी प्रकार से आपको नंबर मिल जाते हैं। जैसे 5 में से 4 मिल गए, 3 मिल गए, 5 में से 5 मिल गए, और 5 में से किसी ने नहीं लिखा, कुछ भी खाली छोड़ दिया तो उसको 0 भी मिल गए, है ना।
तो भाई चलो मानते हैं आपने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बहुत अच्छे से दिया है, ठीक, 12th बोर्ड्स में भी आपके बहुत अच्छे परसेंट है, 10th में आपके बहुत अच्छे परसेंट है, अभी आपने 11th की एग्जाम दिया तो आपके 11th में बहुत अच्छे परसेंट, आप मतलब पढ़ाई में बहुत होशियार हो, आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो बहुत ही गजब के आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं, और अभी 12th बोर्ड्स में भी आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने वाले हो। तो क्या आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि सर फिर तो हम आराम से सीयूईटी निकाल लेंगे क्योंकि हमारे तो एकेडमिक रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं और 12th बोर्ड्स में भी हम बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं? तो यह एक भ्रम मात्र है, क्योंकि दिन रात का अंतर होता है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के अंदर और ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर, और मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको 12th बोर्ड्स के साथ साथ में ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू जो क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, जिनमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है और साथ में आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ए बी सी और डी, ये क्वेश्चन है भाई और ये 4 इसके उत्तर हैं, इन 4 में से एक जो सही उत्तर है उस पर टिक कर दो। तो किस प्रकार से आपको इनकी भी प्रैक्टिस अपने बोर्ड एग्जाम के साथ साथ में करनी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के बाद इतना समय नहीं मिलता, 1-1.5 महीने का समय ही आपको दिया जाता है सीयूईटी एग्जाम के लिए, तो उसमें अच्छे से बच्चे की तैयारी नहीं हो पाती है। तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है। आगे अगर अपन देखें तो पेपर का मीडियम जो है, पेपर का मीडियम 13 भाषाओं के अंदर रहता है। अब वो 13 भाषाएं आसामी है, जैसे बंगाली है, इंग्लिश है, गुजराती है, हिंदी है, मराठी है, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इस प्रकार से कुल मिला के 13 भाषाओं में यह पेपर होता है। आप जब फॉर्म इसका अप्लाई करते हो तब आपको मीडियम पूछा जाता है कि आपको कौन से मीडियम में पेपर चाहिए, तब आप उसमें इन 13 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा चूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे अगर अपन बात करें इसके सिलेबस की, ठीक है, मुख्य पॉइंट इसका सिलेबस है। सबसे ज्यादा सवाल आपके दिमाग में यही रहते हैं कि सर एग्जाम का सिलेबस क्या हो सकता है, ठीक है। तो अपन सिलेबस की चर्चा करें तो भाई इसका सिलेबस 3 भागों में विभाजित है। सबसे प्रथम भाग जो है, इसका पहला भाग जो है वह है लैंग्वेज सेक्शन, ठीक है, सबसे पहला है लैंग्वेज। दूसरे नंबर पे आता है आपके डोमेन, मैं बताऊंगा आपको ये डोमेन क्या है, लैंग्वेज क्या है, ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट आते हैं। और तीसरे नंबर पर आप आता है आपका जनरल टेस्ट, जीटी। जब आपसे सीयूईटी का फॉर्म फिल करवाया जाता है उस समय आपसे पूछा जाता है कि आप कौन कौन से पेपर देना चाहते हैं। आपको चूज करना होता है कि आप लैंग्वेज में से कौन सी लैंग्वेज देना चाहते हैं। अगर आप लैंग्वेज नहीं भी देना चाहते तो मत दो। आप डोमेन देना चाहते हैं तो आप डोमेन बता दो कौन कौन से आपको डोमेन सब्जेक्ट देने हैं। अगर आप डोमेन भी नहीं देना चाहते, लैंग्वेज भी नहीं देना चाहते, आप सिर्फ जीटी देना चाहते हो, कोई बात नहीं, आप जीटी के लिए अप्लाई कर दो, आपकी मन मर्जी है। वो मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आप लैंग्वेज में से कितना पोर्शन चूज कर सकते हो, डोमेन में से कितना कर सकते हो, जनरल टेस्ट में से कितना कर सकते हो, और टोटल सीयूईटी के अंदर आप कितने क्वेश्चन पेपर दे सकते हो, ये सारी चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन थोड़ा ब्रीफली जान लेते हैं। बात करें लैंग्वेज सब्जेक्ट की तो लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग comprehension बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेज, फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नरेटिव, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैब, ठीक है। लैंग्वेज जो है उसका भाई ये पोर्शन है। लैंग्वेज में क्या क्या आता है आपके, लैंग्वेज में आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव पैसेज आता है, ठीक है, फैक्चुअल, लिटरेरी और नरेटिव भी आ सकता है, वोकैब भी आती है लैंग्वेज में। और जो लैंग्वेज वाला पोर्शन जैसे हिंदी है तो उसमें हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण आता है, इंग्लिश है तो उसमें इंग्लिश ग्रामर भी आती है, ठीक। आगे अगर अपन देखें तो डोमेन सब्जेक्ट एज पर क्लास 12th सिलेबस ओनली, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट जो है मैं आपको डोमेन सब्जेक्ट है उनके नाम बताऊंगा। टोटल 27 डोमेन सब्जेक्ट है और ये जो डोमेन सब्जेक्ट है इनका सिलेबस जो 12th क्लास की आपकी एनसीईआरटी है उसी पे बेस्ड है, उसी पे बेस्ड है। लेकिन यह एग्जाम जो है धीरे 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 एग्जाम का स्तर जो है वह थोड़ा सा हार्ड होता जा रहा है, स्तर थोड़ा बढ़ता जा रहा है। हर कोई अब ये एमसीक्यू भी नहीं कर पाता है। चाहे आपको यूं बोल दें आपकी ये 12th क्लास की पतली सी एक किताब और आप इसको रट लो और आ जाओ सीयूईटी दे दो, संभव नहीं है कि आप रट के अच्छे मार्क्स उसमें हासिल कर सको, क्योंकि अब सीयूईटी एग्जाम में कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं। और किस प्रकार से अपन को उन क्वेश्चंस को पकड़ना है और कैसे उनका सॉल्यूशन करके अपन को बहुत ही शानदार रैंक लेके आनी है और भारत की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप कोर्स में अपना एडमिशन अपन को सुनिश्चित करना है, ठीक। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। आगे देखिए, अगर बात करें अपन जीटी की जनरल टेस्ट की बात करें तो इसमें जीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं, मैथ के क्वेश्चन भी इसके अंदर आते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन भी जो है इसके अंदर जीटी में आते हैं, ठीक। तो जीटी की भी आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी होती है। इनमें मार्किंग भी अलग अलग है, वही जैसे लैंग्वेज वाला पेपर आपका 200 नंबर का होता है,
ठीक है, डोमेन का 200 का भी होता है, 250 का भी होता है। डोमेन सब्जेक्ट जो है आपके 27, इनमें से कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका 250 नंबर का होता है और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका पेपर 200 नंबर का ही होता है। फिर अगर बात करें अपन जीटी की, तो जीटी वाला पेपर आपका 250 मार्क्स का होता है। हर एक क्वेश्चन जो है वह 5 नंबर का होता है और माइनस मार्किंग है इसकी -1 होती है। ठीक, नेगेटिव मार्किंग है इस एग्जाम के अंदर। अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं अपन। इसके जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक लिखी हुई है। जब इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे तब आपको मैं बता दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, जिसमें भारत की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उनसे संबंधित कोई भी अपडेट होती है, एडमिशन से रिलेटेड कोई भी प्रोसेस होती है, तो वो सारी की सारी खबरें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। साथ साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी अपडेट हम आपके सामने लेके आए, आप सभी बच्चे उन अपडेट से क्या रहोगे, अपडेट रहोगे। ठीक, चलो आगे देखते हैं अपन। 40 out of 50 questions are to be attempted in all subjects including languages. The duration of the test will be of 45 minutes duration. ठीक है, जो डोमेन सब्जेक्ट हैं और जो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जो सिर्फ 200 नंबर के हैं और जिनमें टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं और उनमें से आपको 40 ही करने होते हैं। ठीक, 40 क्वेश्चन ही आपको करने होते हैं, टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। देखो यहां भी एक सवाल यहां पर भी है और वो सवाल ये है कि 40 कौन से करने हैं और 40 से ज्यादा कर दिए तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो वो सारी बात मैं आपको देखो बताता हूं। देखो 50 क्वेश्चन आएंगे, इन 50 में से आपको कितने करने हैं, 40 करने हैं, क्योंकि 5 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 40 × 5 कितने हो गए, 200 मार्क्स हो गए। 200 में से आपके कितने आते हैं। ठीक, अब देखो, अब अगर आपने 40 से ज्यादा सवाल कर लिए, ठीक है, तो आपने जो शुरू के जो 40 क्वेश्चंस किए हैं आपके वही 40 क्वेश्चंस काउंट होंगे। ठीक, जैसे मान लो मेरी बात, मान लो टोटल 50 क्वेश्चन है, टोटल कितने क्वेश्चन है पेपर में, 50 क्वेश्चन है। ठीक है, तो पेपर के अंदर 1 से लेके जो 40 सवाल हैं इन्हीं के मार्क्स काउंट किए जाएंगे। मान लो कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं किया, मतलब बीच में से 2 क्वेश्चन गायब कर दिया आपने, अब पीछे क्वेश्चन कितने बचे भाई, 38 बचे। 38 ही बचे, क्योंकि तीसरा और पांचवा आपको आता नहीं था, आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, और इनकी बजाय आपने क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट कर दिया, क्वेश्चन नंबर 45 और क्वेश्चन नंबर 46, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आपको आते थे। तो क्या सर अब ये 45 और 46 चेक नहीं होंगे? होंगे भाई, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि अभी तक आपके सिर्फ 38 ही हुए हैं। मैंने बात किया शुरुआती 40, तो 38 ये, 39वां क्वेश्चन ये, और 40वां क्वेश्चन ये, 40 हो गए। अब अगर आप लोग अटेम्प्ट करते हो इनके बाद में क्वेश्चन नंबर 48 और क्वेश्चन नंबर 50, तो ये आपके चेक नहीं होंगे। जो पहले 40 क्वेश्चंस होंगे वहीं से ही आपकी कॉपी चेक होगी और वहीं से ही आपके मार्क्स जो है वो निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ आपके सवाल थे। एक्सेप्ट इन सब्जेक्ट दैट इज अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर। ये पेपर की जो टाइमिंग आपकी, जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं, इसके लिए टाइम आपको दिया जाता है भाई 45 मिनट्स। ठीक है, 45 मिनट्स का आपको समय दिया जाता है इसके अंदर। चलिए अपन आगे देखते हैं। एक्सेप्ट इन सब्जेक्ट दैट इज अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड जनरल टेस्ट, द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 60 मिनट्स। ठीक है, तो अभी मैंने जिन जिन सब्जेक्ट का नाम लिया है, ये जो सब्जेक्ट है इनमें 60 मिनट का आपको समय दिया जाता है। इसमें जीटी भी शामिल है, जनरल टेस्ट जो है वह भी इसके अंदर शामिल है। ठीक, इनमें आपको 60 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 60 में से आपको 50 क्वेश्चन नहीं करने होते हैं। सेम वही रूल लागू होता है इसमें, जो पहले 50 सवाल जो होते हैं आपके वही चेक होते हैं। उससे ज्यादा अगर आप करते हो तो वो सवाल आपके चेक नहीं होंगे, सिर्फ 50 सवाल आपके चेक किए जाएंगे। ठीक है, चलो अब अपन थोड़ा सा आगे और देखते हैं और जानते हैं इस एग्जाम के बारे में, सीयूईटी के बारे में। अगर टोटल सब्जेक्ट की अगर अपन बात करें इसमें, तो इसमें टोटल 61 सब्जेक्ट होते हैं। अब ये 61 जो है, इनमें 33 होती है लैंग्वेज। अपन बात कर रहे थे लैंग्वेज की, 33 लैंग्वेज। डोमेन की बात करें तो 27 है इसमें डोमेन। ठीक है, और एक है भाई जीटी, जनरल टेस्ट जिसको बोलते हैं, एक है जनरल टेस्ट।
हो गई ये बात। इसमें देखें अपन, एक सेट है भाई, चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर मैक्सिमम 6 टेस्ट पेपर, ठीक है, मतलब मैक्सिमम आप लोग 6 पेपर दे सकते हो सीयूईटी के, ठीक है। अब ये 6 पेपर आप किस प्रकार से दे सकते हो, ठीक है, ये देखो आप कैसे दे सकते हो। 4 और 5 डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है, मतलब अगर आप 4 डोमेन लेते हो, 4 डोमेन, तो प्लस एक आप जीटी ले लो, प्लस एक आप लैंग्वेज ले लो, ठीक है। आप यूं भी कर सकते हो, आपने यहां पे 5 डोमेन ले लिए, ठीक है, 5 आपने डोमेन ले लिए, आप एक लैंग्वेज ले लो। लेकिन अब आप यूं नहीं कर सकते कि आप जीटी भी ले लो, क्योंकि फिर 7 हो जाएंगे भाई, देखो 5 और एक 6, मैक्सिमम आप 6 ही दे सकते हो, समझ रहे हो बात। तो इसलिए भाई आप कम से कम एक लैंग्वेज दो, और कम से कम जीटी वाला पेपर तो आपको देना ही देना है, और साथ में आपको बचे हुए आपको डोमेन देने हैं, मतलब 4 आपको डोमेन देने हैं, ठीक, आपके जो पसंदीदा सब्जेक्ट हैं वो आपको देने हैं। इन 4 में से आप क्या करोगे, इन 4 में से आप 2 या 3 सब्जेक्ट तो वो दोगे जो आपके 12th क्लास में रहे हैं, ठीक, क्योंकि कुछ एक यूनिवर्सिटी ऐसी भी है जो सीयूईटी के थ्रू अपने कॉलेज में एडमिशन, अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो बच्चे का लेती हैं, लेकिन उनका क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है। वो ये चाहते हैं कि जिस बच्चे के 12th क्लास में जो सब्जेक्ट थे, उस बच्चे ने अगर वही सब्जेक्ट पेपर दिए हैं सीयूईटी के अंदर, तभी वो हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अधिकांश यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनमें ये रूल लागू नहीं है, वो कहते हैं कि भले ही आपके 12th में कोई भी सब्जेक्ट हो, आपने जो डोमेन सीयूईटी के अंदर जो पेपर दिए हैं, हम तो सीयूईटी के मार्क्स के आधार पे आपका एडमिशन लेंगे। 12th की मार्कशीट तो आप हमें यूं दिखा देना, आपके रोल नंबर वगैरह सही है कि यार आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, परसेंटेज वगैरह, वो हमें सिर्फ एज ए प्रूफ चाहिए, ठीक। जैसे अगर अपन डीयू की बात करें, तो डीयू में एडमिशन जो है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन जो है, वो 12th में आपके जो सब्जेक्ट हैं, लगभग वही सब्जेक्ट आपको सीयूईटी एग्जाम के अंदर भी लेने होते हैं, डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है। अपन देखेंगे डोमेन सब्जेक्ट भी कौन कौन से हैं बाद में। अगर अपन बात करें मीडियम ऑफ टेस्ट, 13 लैंग्वेज, ये अपन ने बात कर ली। मोड की बात कर ली अपन ने, पेन एंड पेपर और सीबीटी होता है। टोटल क्वेश्चंस की भी अपन ने बात कर ली कि कुछ पेपर ऐसे हैं जिनमें 40 सवाल करने होते हैं 50 में से, और कुछ पेपर ऐसे हैं जिनमें 50 सवाल करने होते हैं 60 में से, ठीक है। जैसे जीटी है, जैसे अकाउंटेंसी है, मैथ्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है। आगे देखते हैं अपन सब्जेक्ट टेस्ट की बात करें। देयर आर 33 लैंग्वेज एंड 27 सब्जेक्ट्स। ए कैंडिडेट में चूज एनी सब्जेक्ट लैंग्वेज है डिसाइड बाय द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन जीटी फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स बीइंग ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटी वेयर ए जनरल टेस्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशन। उनको जीटी वाला पेपर देना भी जरूरी है भाई। जो जो यूनिवर्सिटी मांग करती है कि इस यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको जीटी का पेपर देना ही होगा। जब आप सीयूईटी का फॉर्म अप्लाई करते हो तब आपको यह दिखाया जाता है कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको यह पेपर देना होगा, ठीक है। फॉर्म अप्लाई करते समय वो यूनिवर्सिटी जब आप चूज करते हो, जब आप डोमेन चूज करते हो, तब आपके सामने उसका पोर्टल ओपन हो जाता है, ठीक है। चलो गाइस, अब आगे चलते हैं अपन। आगे अगर अपन बात करें, जो लैंग्वेज है 33 लैंग्वेज, और जो 27 डोमेन सब्जेक्ट हैं, और जो जीटी है ना। जीटी का तो मैंने आपको बता दिया, जीटी में कौन कौन सा पोर्शन है, जैसे करंट जीके है उसमें, ठीक है, थोड़े उसमें 1-2 क्वेश्चन साइंस के भी आते हैं जीटी वाले पेपर के अंदर, जनरल टेस्ट में, ठीक। हिंदी भी है, सॉरी रीजनिंग भी है उसमें, और मैथमेटिक्स भी है जीटी वाले पेपर में, ठीक। चलो आगे अपन देखते हैं। भाषा देखे तो इंग्लिश है, हिंदी है, ठीक है, असमीज है, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ है, मलयालम है, ठीक है, मराठी है, उड़िया है, पंजाबी है। तो इस प्रकार से 33 तो लगभग भाषाएं हैं। फिर अगर अपन बात करें डोमेन सब्जेक्ट की, तो डोमेन सब्जेक्ट सभी बच्चे ध्यान से सुन लेंगे। डोमेन सब्जेक्ट कौन कौन से हैं भाई? अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग है, ठीक है, एग्रीकल्चर है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, सोशियोलॉजी है, संस्कृत है, साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, फिजिक्स है, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन है इसमें, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, मैथमेटिक्स भी है, मास मीडिया या फिर मास कम्युनिकेशन भी इसके अंदर है, लीगल स्टडीज है, नॉलेज ट्रेडिशन है, होम साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जियोलॉजी है, फाइन आर्ट्स, एंटरप्रेन्योरशिप, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। इसके बाद में एनवायरमेंटल स्टडीज, केमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, एग्रीकल्चर। इस प्रकार से भाई ये 27 टोटल डोमेन सब्जेक्ट हैं। इनमें से आपको अपने डोमेन सब्जेक्ट चूज करने होते हैं जब आप सीयूईटी की एग्जाम देते हो, ठीक है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पूछना है कि सर ये डोमेन सब्जेक्ट है कि नहीं सीयूईटी एग्जाम में, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे जीटी वाली अपन ने बात कर ली, चलो आगे देखते हैं अपन।
अब अपन डिस्कस करेंगे भाई कि सीयूईटी जो ये एग्जाम है इसके लिए अपनी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि हम इसमें 100 में से 100 मार्क्स लेके आए, 100% में से 100% ही हम हासिल कर लें। ठीक है, तो आप लोग भाई तैयार हो जाओ एकदम से ये बातें समझने के लिए और एकदम सतर्क हो जाओ। ठीक है, पे अटेंशन। देखो सीयूईटी यूजी की जो एग्जाम है यह एग्जाम 3 बार हो चुकी है अभी तक। ठीक है, ये 3 बार यह एग्जाम हो चुकी है और धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप यह एग्जाम जो इसका स्तर है वो इसका स्तर जो है वो रेगुलर इसका बढ़ता ही जा रहा है। ठीक, जैसे दिखाऊं मैं आपको, जैसे बात करूं अगर मैं, तो 3 अभी तक पेपर हो चुके हैं सीयूईटी के। जो पहला सीयूईटी का पेपर हुआ था उसमें अगर अपन क्वेश्चन देखें तो उसमें फैक्ट फैक्ट जो थे, फैक्ट जो तथ्य होते हैं, तथ्यात्मक प्रश्न ज्यादा थे। ठीक है, फैक्ट पूछे गए थे, डायरेक्ट डायरेक्ट वन लाइनर फैक्ट उसमें पूछे जा रहे थे। ठीक है, अब आगे अगर अपन देखें जब इसका दूसरा एग्जाम हुआ था उसमें फैक्ट्स की जो संख्या है यह थोड़ी सी कम कर दी थी। ठीक है, अब जो तीसरा एग्जाम हुआ है सीयूईटी का उसके अंदर क्या किया है भाई, उसमें फैक्ट तो है ही है, हालांकि फैक्ट्स नहीं हटे हैं, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट डाल दिया। अब जो रट्टू तोता है, ठीक है, उसकी बस की बात नहीं रही सीयूईटी निकालने की कि रट लिया रट लिया रट लिया और हम सीयूईटी निकाल देंगे। क्योंकि अब की बार जो क्वेश्चन पेपर आया है उस क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन देख के बच्चा चकरा रहा है कि कौन सा ऑप्शन चूज करूं। बच्चा सोच रहा है ए वाला भी सही है, बी वाला भी सही है, ए करूं कि बी करूं। तो फिर जय माता दी 1 2 3 ठप बी, कुछ भी टिका रहे हैं। ठीक, तो एग्जाम का लेवल हार्ड होता जा रहा है। अब जो आने वाला सीयूईटी है उसमें ऐसा लगता है जैसे कि जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो अधिक से अधिक आएंगे, थोड़ा सिलेबस के अंदर भी चेंजमेंट हो सकता है। 1 to 2% इस चीज के चांसेस है। अधिक क्वेश्चंस जो है वो आपके 12th की एनसीईआरटी से ही आएंगे। 12th की जो एनसीईआरटी है उसमें जो टॉपिक है, जो सिलेबस है, उन्हीं के अकॉर्डिंग आएंगे। ठीक, और एक सवाल आपका ये रहता है कि सर डिलीटेड टॉपिक जो एनसीईआरटी के, ओल्ड एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स थे जो वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में जो हमें नहीं पढ़ाए जाते, जो डिलीट हो चुके हैं, जो टॉपिक डिलीट हो चुके हैं, जो चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं, क्या सर वहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? तो बिल्कुल हाँ, वहां से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक, तो 12th की अगर आप तैयारी करते हो, बोर्ड्स की तैयारी करते हो, तो अगर साथ साथ में आप सीयूईटी की भी तैयारी करते हो तो आपको वो डिलीटेड पोर्शन भी भाई पढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपको इसकी तैयारी करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप अपन समझते हैं कि सीयूईटी की किस प्रकार आपको तैयारी करनी है। देखो सबसे पहली बात ये कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस एग्जाम में पूछे जाते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स लाने हैं, अगर आपको आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने हैं, तो भाई आपको सबसे पहली चीज जो करनी पड़ेगी वह है प्रैक्टिस। अगर आपका कोई एक डोमेन सब्जेक्ट है, अगर आप सीयूईटी में कोई एक डोमेन सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, जब उसका एक चैप्टर आप कंप्लीट कर दें तब आप उसकी प्रैक्टिस करो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो उसकी। ठीक है, उसकी आप क्या करोगे? प्रैक्टिस। अब आप कहोगे सर किताब में तो 4 5 एमसीक्यू दे रखे हैं, हम एमसीक्यू कहां से करें? तो मैं बताऊंगा आपको, चैप्टर वाइज मैं आपको एमसीक्यू बता दूंगा कि आपको एमसीक्यू कहां से करने हैं। ठीक, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। और सिर्फ एमसीक्यू आप करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, उससे भी मामला नहीं बैठेगा। ठीक है, एक तरीका और बताता हूं आपको। ठीक, जैसे आप लोग 12th क्लास में हैं अभी, ठीक है, या फिर आप लोग 11th क्लास में, या फिर आप लोग 12th कर चुके हैं, अभी तक आपके अंदर ये नजरिया जो है, ये दृष्टिकोण जो है, इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ। और वह यह है कि जो एमसीक्यू बेस्ड जो एग्जाम होते हैं, ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम होते हैं, उसमें पढ़ा कैसे जाता है।
उसमें पढ़ा कैसे जाता है? क्या जो हम 12th क्लास के अंदर पढ़ते हैं बोर्ड के लिए वह काफी है? बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं है। ठीक है, तो सर हम क्या करें? तो बिल्कुल मैं बताता हूं आपको, आपको क्या करना है। देखो आपकी एग्जाम में आपकी बुक के अंदर टॉपिक होते हैं, ठीक है, फिर टॉपिक के सब टॉपिक होते हैं। आप इन चीजों को बांट लें, आप इन चीजों को बांट लें और इनको रिलेटिवली पढ़ें, एक दूसरे से इन चीजों को जोड़ के पढ़ें। ठीक, आप निरंतर ये चीजें पढ़ते रहें, सब टॉपिक पढ़ें। ठीक, सब टॉपिक के बाद में आप एक बार ये याद करें कि इस टॉपिक के सब टॉपिक कौन कौन से थे। ठीक है, मान लो ये आप लोग पढ़ रहे हैं, जैसे मैं बात करूं हिंदी व्याकरण की, तो आप पढ़ रहे हैं संज्ञा, या मान लो आप पढ़ रहे हैं संधि। ठीक है, तो पहले आप ये देखो कि संधि के प्रकार कितने हैं। ठीक, जैसे पहला एक स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। ठीक, फिर स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? ठीक है, तो स्वर संधि के जैसे कितने प्रकार हो गए भाई? स्वर संधि के 3 वैसे प्रकार, और एक अयादी संधि होता है और एक यण संधि होता है। स्वर संधि के अंदर ही पढ़ते हैं उनको भी अपन। तो आप ऐसे मत करो, आप डायरेक्ट ये रटे जा रहे हो रटे जा रहे हो। पहले आप यूं देखो कि संधि है, संधि के प्रकार कौन कौन से थे? 3 थे, फिर उनके कौन कौन से वे वे, और इन चीजों को लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, बार बार इन चीजों को पढ़ते रहो। ठीक है, अब इनको सिर्फ पढ़ने से ही कुछ नहीं होगा, आपको एमसीक्यू जरूर करने होंगे। और अगर अपन बात करें, ये जैसे भाई एक प्रकार से एक तैयार, ये जो तैयारी होती है 10+2 बोर्ड्स के साथ में, ठीक है, 12th बोर्ड प्लस CUET UG, जिससे कि आपको एक बेहतरीन कॉलेज मिल सके। एक तरीके से यह आप लोग जो पढ़ाई करोगे यह फाउंडेशन में आती है, एक तरह से यह फाउंडेशन स्टडी हो गई, फाउंडेशन कोर्स जो इसको बोल सकते हैं अपन, जिस फाउंडेशन में आपके बोर्ड की तैयारी भी होती है और साथ साथ में आपकी एक बेहतरीन CUET एग्जाम की भी तैयारी होती है, कि पहले आप बोर्ड दो और फिर आप CUET एग्जाम दो, जिससे बोर्ड देते ही आपको एक अच्छी कॉलेज भी मिल जाए। और CUET की तैयारी हर एक बच्चे के लिए जरूरी है भाई। जो बच्चे जेई की तैयारी करते हैं, जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, उन सभी के लिए CUET की तैयारी बहुत आवश्यक है। हालांकि मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में है, जो जेई की तैयारी करते हैं, जो नीट की तैयारी करते हैं, आप जिस फील्ड की भी, जिस कॉलेज की भी आप तैयारी करते हैं, आपको जो कॉलेज, आप जिस कॉलेज की अपने मन में कामना रखते हैं, सपने जिस कॉलेज के लिए आपने सजा रखे हैं, आपके वो सपने जरूर पूरे हों। लेकिन बच्चों, हमें हर एक चीज के लिए बैकअप रखना बहुत जरूरी है। बैकअप प्लान अगर किसी के पास में होता है तो उसका जो जीवन है वो बड़ी सरलता से एक आनंददायक उसका जीवन हो जाता है, वो जो चाहता है उसको मिलता रहता है। इसलिए बैकअप प्लान बहुत जरूरी है। ठीक, खुदा ना खास्ता मानो आपका जेई में नहीं हुआ, नीट में नहीं हुआ, तो आप हाथ पे हाथ रख के थोड़ी बैठे रहोगे। जेई में अगर अच्छे मार्क्स हैं तो आप इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। है ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो जेई मेंस के मार्क्स से आपको एडमिशन देंगे। ठीक, अगर आपने CUET की तैयारी कर ली तो भाई बढ़िया, आप BSc करो किसी अच्छे सब्जेक्ट से, इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से, वहां से बहुत अच्छे प्लेसमेंट लगते हैं, बहुत अच्छे प्लेसमेंट वहां से लगते हैं। कैंपस में हॉस्टल अच्छा होता है, वहीं पे आपको रहने की सुविधा मिल जाती है, और फीस तो भाई बहुत ही मिनिमम फीस होती है। जो गवर्नमेंट कॉलेज है, जो DU वगैरह है, JNU वगैरह है, इनकी तो फीस बहुत कम है। JNU की अगर मैं बात करूं तो आप सोच भी नहीं सकते इतनी कम फीस है, शायद 216 रुपए फीस है कि समथिंग ऐसे ही कुछ JNU की फीस है। 216 रुपए ही फीस है शायद JNU की, और वो भी 2 किस्तों में जमा करानी पड़ती है। पहली किस्त 108 रुपए की, दूसरी किस्त 108 रुपए की। और कितनी अच्छी कॉलेज है, कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी है जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, जहां से बच्चे निकलते हैं, देश का नाम करते हैं, स्वयं का नाम करते हैं, अपने माता पिता का नाम करते हैं, गांव का नाम रोशन करते हैं, और समाज का नाम रोशन करते हैं। समाज के लिए एक अच्छे पथ प्रदर्शक के रूप में भी वो बच्चे कार्य करते हैं। उनका उदाहरण दिया जाता है हर एक घर में। क्योंकि JNU में पढ़ने वाले बच्चे, DU में पढ़ने वाले बच्चे, सिर्फ DU और JNU की बात नहीं, DU और JNU की तरह जितनी भी अनेक और भी यूनिवर्सिटियां, भारत की जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी NIRF रैंकिंग में जिनकी रैंक ऊपर रहती है, उनमें जो बच्चे पढ़ते हैं, वो बच्चे अपनी जिंदगी में सफलता जो है वो इस कदर से हासिल करते हैं कि एक तरह से उनके गुणगान जो है वो हमेशा हमेशा के लिए गाए जाते हैं।
आज भी अगर अपन वर्तमान परिदृश्य में भी अगर अपन देखें तो अपने देश में चाहे आप राजनीतिक पद देख लें, चाहे आप उसमें प्रशासनिक पद भी देख लें, या फिर आप अलग फील्ड में जाएं तो रिसर्च में भी देख सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी के अंदर भी आप देख सकते हैं, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो भारत की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़े हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप इंजीनियर या फिर आप डॉक्टर बन के ही आप कुछ अपनी जिंदगी में पा सको। ये यूनिवर्सिटी आपको हर तरह का मौका देती है। इन यूनिवर्सिटीज में सिलेबस का एक अलग तरीका होता है, एग्जाम का एक अलग पैटर्न होता है, इसमें बच्चे के चहुमुखी विकास के ऊपर काम किया जाता है, ना कि सिर्फ सब्जेक्ट्स के ऊपर ही काम किया जाता है। ठीक है, तो भाई ये थी बात। और थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं, एक बात मैं आपको बता देता हूं, इस फाउंडेशन कोर्स के बारे में आपको बताता हूं कि ये फाउंडेशन वाला कोर्स आपको कैसे करना होता है। ठीक है, जैसे कि हम हमारे यहाँ हिमालय एजू हब पे फाउंडेशन बैच, हमारे फाउंडेशन बैच चलता है, एक बैच अभी चल रहा है और एक नया बैच स्टार्ट होगा। जो बच्चे वो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे दिए गए फोन नंबर पे आप फोन करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आपको फोन ही करना है अगर आपको बैच के बारे में जानकारी लेनी है, फाउंडेशन बैच के बारे में। सारी स्ट्रीम चलती है भाई, साइंस भी है, ठीक है, आर्ट्स भी है, कॉमर्स भी है, मीडियम भी दोनों है, हिंदी मीडियम का अलग बैच है, इंग्लिश मीडियम का अलग बैच है, हॉस्टल सुविधाएं भी है यहाँ रहने के लिए। तो इस बैच के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, उसी प्रकार से आपको चलना होगा, तभी आपको सीयूईटी के अंदर अच्छी कॉलेज जो है वो मिल सकती है, आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो बैच की अगर अपन मुख्य मुख्य बातें अगर अपन करें तो इस बैच में जैसे आपके कोई भी एक चैप्टर होता है, फाउंडेशन बैच है क्योंकि इसमें 12th भी होती है। ठीक है, 12th बोर्ड की तैयारी भी करवाते हैं और साथ साथ में सीयूईटी की तैयारी भी करवाते हैं। ठीक, एक हमारा ओनली सीयूईटी बैच है। इस सीयूईटी बैच के अंदर हम सिर्फ आपको सीयूईटी की ही तैयारी करवाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 12th कर चुके हैं, 12th का एग्जाम उन्होंने दे दिया है, अब की बार सीयूईटी के अंदर उनके अच्छे मार्क्स नहीं है, या फिर उनके 2-3 साल का गैप है और वो अब सीयूईटी एग्जाम के थ्रू देश के किसी नामचीन विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भाई सीयूईटी बैच है हमारा। और जो 12th बोर्ड की तैयारी करते हैं और साथ साथ में सीयूईटी की तैयारी भी करनी है, तो उनके लिए हमारा फाउंडेशन बैच है। दोनों बैच ही दोनों मीडियम में, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, और तीनों स्ट्रीम है, इसमें साइंस भी है, इसमें कॉमर्स भी है और साथ साथ में इसमें आर्ट्स भी है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखो इसमें हमारे चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं एक तो, और चैप्टर वाइज टेस्ट भी हमारे दो तरीके से होते हैं। ठीक, एक होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, जो काम आएगा आपके 12th क्लास में। एक होता है डिस्क्रिप्टिव और एक होता है हमारा ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ये दो टेस्ट जो हैं ये लेते हैं हम प्रत्येक एक, जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक, जैसे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, ये काम आएगा आपके 12th बोर्ड के अंदर, आपके अच्छे परसेंटेज लेके आएगा, और ऑब्जेक्टिव जो है यह काम आएगा आपके सीयूईटी में। ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है यह कंप्लीट सीयूईटी के पैटर्न के ऊपर हमारा आधारित रहता है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही दूर से बिलोंग करते हैं, जो संस्था पे जाके वहां पे आप लोग पढ़ नहीं सकते हो, तो कोई बात नहीं, हमारा कोर्स ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप चाहें तो ऑनलाइन हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा बैच है, जो हमारे बैच में टेस्ट लिए जाते हैं, हमारी जो टेस्ट सीरीज है, आप अलग से वो टेस्ट सीरीज भी बाय कर सकते हैं कि सर सीयूईटी की हमें सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, तो हम टेस्ट सीरीज भी दे देंगे, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन बेहतर यही है कि आप बैच ऑफलाइन ही ज्वाइन करें। जब आप सामने बैठते हो, जब आप क्लासरूम में बैठते हो, तो एक अलग ही माहौल होता है। जब आप एक क्लासरूम में बैठ के आप टेस्ट देते हो, तब भी उसका अलग ही माहौल होता है। ठीक, देखो ऑनलाइन क्लासेस का क्या रहता है कि जैसे अपन ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ठीक, अब लेते लेते मान लो बीच में किसी का फोन आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, कुछ हो रहा है, वो खोल लेते हैं अपन, है ना, फिर उसमें लगे पड़े हैं, फिर ये होता है यार छोड़ यार कल ले लेंगे, ऑनलाइन ही तो है, ऐसे सोचते हैं, और फिर कल पता नहीं कब आता है, कल नहीं आता, कल वापस से कुछ 2-3 क्लासें और हो जाती हैं इकट्ठी, फिर अपन सोचते हैं यार छोड़ एक क्लास ले लेते हैं, 2 कल ले लेंगे, तो एक तो कल वाली थी, 2 आज वाली हो गई, फिर दोबारा कल आता है, अरे यार आज तो उस दोस्त के पास भी जाना है, कोचिंग की आज रहने देते हैं, अपने पास ऑनलाइन है ही, ऑनलाइन में कर लेंगे। ठीक, तो इस ऑनलाइन के चक्कर में ऑनलाइन का डेटा इतना सारा हो जाता है, और फिर जैसे ही एग्जाम पास में आती है, फिर वो फोन करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बता दो, इंपॉर्टेंट ही बताया भाई तुम्हें, फाउंडेशन बैच में कंप्लीट इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हें पढ़ाई गई हैं। ठीक है, तो बच्चों ये फाउंडेशन बैच के बारे में जानकारी थी। और सीयूईटी का जो बैच है, इसमें भाई सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे हैं जिन्हें 12th के बोर्ड्स नहीं देने,
ठीक है, जिन्हें 12th का एग्जाम नहीं देना है, जिन्होंने 12th कर लिया है, या फिर जो बच्चे 11th क्लास में है, जो बच्चे 11th क्लास में है वो तो भाई सीधे फाउंडेशन बैच में जाएंगे, क्योंकि 12th बोर्ड तो उनके आएंगे ही, है ना। जिन बच्चों ने 12th की एग्जाम दे दी, या फिर जिन बच्चों ने 1-2 साल हो गए हैं जिनको यह एग्जाम दिए हुए। ठीक, तो ये कंप्लीट सीयूईटी के बारे में जानकारी थी। और भी आपको अगर सीयूईटी से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए, आपको बैच ज्वाइन करना हो, बैच के बारे में, हमारे बैच के बारे में जानकारी चाहिए कि सर नया बैच कभी स्टार्ट हो रहा है हमारे लिए, हम बैच ज्वाइन करना चाहते हैं क्या, हॉस्टल फैसिलिटीज भी है, गर्ल्स के लिए अलग से फैसिलिटी है, बॉयज के लिए अलग से फैसिलिटी है, और 24x7 आवर्स सिक्योरिटी जो है वह भी वहां पे रहती है, सीसीटीवी कैमरा है, गार्ड्स हैं, और लाइब्रेरी के लिए भी आपको कहीं दूर नहीं जाना, हॉस्टल की बिल्डिंग में अंडरग्राउंड बेसमेंट में भी लाइब्रेरी की सुविधाएं भी हैं। ठीक है, खाना सब कुछ हॉस्टल में है, एक ही बिल्डिंग में, एकदम नजदीक, हॉस्टल के नजदीक ही हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है। ठीक, तो जिनको भी बैच ज्वाइन करना हो या फिर किसी भी और प्रकार की जानकारी लेनी हो कि सर इस यूनिवर्सिटी में सीयूईटी से एग्जाम होता है कि नहीं होता है, तो दिए गए नंबर पर आप कॉल करें और हमसे अपने सवाल जो है वो शेयर करें, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। हो सकता है इस वीडियो के अंदर कुछ सवाल ऐसे हो जो हम कवर ना कर पाए हों, इस वजह से आप सभी बच्चे वीडियो पे कमेंट जरूर कर दोगे। और यह इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ में जरूर शेयर करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।